आरआरबी एलपी 2024 के फाइनली ऑफिशियल साइट के ऊपर नोटिस आना स्टार्ट हो गए। आप अभी जिस जोन के वेबसाइट के ऊपर अभी कुछ देर पहले अपडेट किए गए थे वहाँ से नोटिस हटा लिए गए। कुछ ही देर के बाद शायद सभी जोन के वेबसाइट के ऊपर लाइव कर दिए जाएंगे। तो ये रहा आपका ऑफिशियल नोटिस। अब ये इस ऑफिशियल नोटिस में देखें तो सेंट्रलाइज नोटिस 10/01/2024 जो एएलपी को लेकर है, यहाँ पर किसी भी तरह का टेक्नीशियन का मेंशन नहीं किया गया। तो यानी जो भी डाउट था कि फुल डिटेल नोटिफिकेशन में आपको टेक्नीशियन के वैकेंसी ऐड ऑन रहेंगे, पर ये यहाँ पर ऐड ऑन नहीं किया गया। इस बार जो वैकेंसी सिर्फ आए एएलपी के वैकेंसी लाए गए, असिस्टेंट लोको पायलट का वैकेंसी यहाँ पर ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट में दिए। फॉर्म अप्लाई कब से स्टार्ट हो रहा है? फॉर्म अप्लाई देखें तो आप सभी को पता है 20 जनवरी से फॉर्म अप्लाई स्टार्ट हो रहा है। फॉर्म सबमिट करने का लास्ट डेट है 19 फेब को, और पेमेंट जो कुछ बेसिक एडिट वगैरह करने की पेमेंट का मॉडिफिकेशन जो करना है, इसका लास्ट डेट है आपको 20 फेब से लेकर 29 फरवरी तक। कुछ छोटे मोटे जो आप गलती फॉर्म में फी किया होगा या फिर जो भी आप एडिट करने होंगे इसका मॉडिफिकेशन करने का विंडो जो ओपन रहेगा 20 फरवरी से लेकर 29 फरवरी तक। लेवल 2 का पोस्ट है। A1 मेडिकल स्टैंडर्ड क्राइटेरिया यहाँ पर होता है 18 से 30 साल होते हैं इसके मेडिकल क्राइटेरिया को लेकर आगे। और सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं वैकेंसीज की डिस्ट्रीब्यूशन किस जोन में कहाँ पर है। ये हमें नीचे की ओर मिलेंगे। तो ये रहा वैकेंसीज के डिस्ट्रीब्यूशन किस जोन में कितना दिया गया है। और जो वैकेंसी टोटल थे 5695 वैकेंसीज टोटल थे। तो ये रहा डिटेल हर जोन की कितनी वैकेंसीज है यहाँ पर क्लियर मेंशन किए गए। जोन वाइज वैकेंसी देखें तो यहाँ पर अहमदाबाद में सिर्फ जनरल के लिए टोटल वैकेंसी देखें तो 238 इस बार दिए गए। पिछली बार बहुत ज़्यादा वैकेंसीज थे। अजमेर 228 है। बेंगलुरु जोन में 473 वैकेंसीज है। भोपाल जोन में 219 वैकेंसीज है। भुवनेश्वर में 65 एलपी के पोस्ट खाली है। और भुवनेश्वर भोपाल का, ये भोपाल WR रीजन का है, ठीक है। फिर इसके बाद बात करें भुवनेश्वर का 280 है। बिलासपुर रीजन सेंट्रल रेलवे और साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे दोनों कंबाइंड करें तो यहां पर बहुत ज्यादा वैकेंसीज है। यहां पर ये 1000 प्लस चले जाते हैं, 4 डिजिट में अंक आ जाते हैं ये वैकेंसी बिलासपुर रीजन में। फिर इसके बाद बात करें चंडीगढ़ रीजन में सिर्फ 66 वैकेंसीज है। चेन्नई में सिर्फ 148 वैकेंसीज है। 43 गोरखपुर में। गुवाहाटी रीजन में 62 वैकेंसीज है। जम्मू JNK में 39 वैकेंसी है। 254 वैकेंसीज हाँ कोलकाता में दोनों कंबाइंड आप करेंगे तो ये आपका 300 से ज्यादा वैकेंसीज है आपको कोलकाता रीजन में। फिर मालदा रीजन में भी 161 ER रीजन में और ACR रीजन में 56 वैकेंसीज है मालदा रीजन में। मुंबई 3 जोन कंबाइंड आप करेंगे तो ये भी लगभग करीब 500 कुछ वैकेंसीज यहां पर भी हैं। जो RRB मुंबई CR WR CR सेंट्रल रेलवे ये तीनों रीजन मिलाकर ये वैकेंसी यहाँ पर मुंबई रीजन में। मुजफ्फरपुर रीजन में सिर्फ 38 है और RRB पटना में भी सिर्फ 38 वैकेंसीज है। प्रयागराज में 241 है NCR में और एना रीजन में 45 वैकेंसीज इस बार RRB प्रयागराज इलाहाबाद रीजन के ये हाल है। फिर रांची रीजन में देखें तो 153 वैकेंसीज है। सिकंदराबाद में भी एक ऐसा जो है इलाहाबाद RRB बिलासपुर के बाद एक सबसे बड़ा वैकेंसीज यहाँ पर ये आता है। फिर RRB मुंबई रीजन आते हैं जो 500 से ज्यादा वैकेंसीज है। अब एक ये भी जोन है जो 500 से ज्यादा वैकेंसीज है। सिकंदराबाद भी। एक RRB बेंगलुरु में 473 वैकेंसीज है। तो ये कुछ जोन है जहां पर बड़े नंबर पर वैकेंसीज है। सिलीगुड़ी में 67 वैकेंसीज है। त्रिवेंद्रम में 70 वैकेंसी है। टोटल 5696 वैकेंसीज ALP के हैं, जिनमें से आप यहां पर एक सर्विसमैन के रिजर्व रखे गए हैं। 572 सीट रिजर्व रखे गए हैं। तो ये वैकेंसीज के नंबर पहले से बहुत ज्यादा कम है। फिर यहां पर देखें आपका क्वालिफिकेशन को लेकर, जिसको लेकर हम लोगों ने डिटेल में बात किया था, फिर भी एक बार बात कर लेते हैं। A1 मेडिकल स्टैंडर्ड जो आप सभी को पता है कि इसमें आपका 6/6 चाहिए, जो आपका विदाउट ग्लासेस, आपके पास कलर विजन और जो भी है ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। किसी भी तरह का आई में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। A1 मेडिकल स्टैंडर्ड यहां पर लिए जाते हैं। फिर यहां पर बात करें 10th आपने कर रखा है तो आप इस पोस्ट 10th के साथ आपने ITI किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से, आपने NCBT से रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से आपने कर रखा है। जैसे ट्रेड की बात करें, फिटर, इलेक्ट्रिशियन, इंस्ट्रूमेंट, तो ये सारे जो आप देख रहे हैं, रेडियो एंड TV मैकेनिक, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, वायरमैन, ट्रैक्टर मैकेनिक, कॉइल
फिर इसके बाद देखें डीजल मैकेनिक, इंजन टर्नर, जो भी है, रेफ्रिजरेटर, ये सारे आप देख लें, ये सारे ट्रेड एलिजिबल होंगे। साथ में बात करें 10th प्लस में SSLC प्लस कोर्स कंप्लीट जिन्होंने कर रखा है, अप्रेंटिसशिप कर रखा है, उन वे कैंडिडेट भी यहाँ पर एलिजिबल होंगे। फिर यहाँ पर जिन्होंने डिप्लोमा कर रखा मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में, ये भी यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। फिर वैसे कैंडिडेट जो किसी भी दीज जो इंजीनियरिंग जो भी आपका है ITI, तो यहाँ पर ये भी नो डिग्री इन द इंजीनियरिंग डिसिप्लिन एज अबव विल बी एक्सेप्टेबल, यहाँ पर ये लोग भी एक्सेप्टेबल यहाँ पर तो यहाँ पर डिग्री वाले भी कैंडिडेट एलिजिबल रहेंगे। बस आपको यहाँ पर मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में ही डिग्री वाले कैंडिडेट भी यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। तो ये तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन को लेकर हो गए। और यहाँ पर जोन के बारे में बताए गए हैं। फिर इसके बाद बात करें, अब आते हैं टॉप की ओर। टॉप में हमें इसके डिटेल में दिया गया है और जो हमें कुछ बेसिक जानकारी है जो हमें पता चल जाएंगे। फिर एज को लेकर यहाँ पर भी स्टार्टिंग का रो ही देख लेना चाहिए। तो ये हम लोग ने इसके ऊपर बात कर लिया। फिर इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है फॉर्म अप्लाई करने से पहले का एज का कट ऑफ जो यहाँ पर काउंट किया जाएगा 1 जुलाई 2024 काउंट किए जाएंगे और 18 से 30 वर्ष यहाँ पर एज रहते हैं। फिर इसके बाद बात करें फिर यहाँ पर वैसे कैंडिडेट जो 29 फैब 2024 से किसी तरह का मॉडिफिकेशन का ऑप्शन नहीं दिया जाएगा, इस तरह के जनरल इंस्ट्रक्शन दिया गया। फिर यहाँ पर कुछ बेसिक बातें बताई गई है जो जब फॉर्म अप्लाई करेंगे आप तो उससे पहले आपको पढ़ना होगा। फिर उसके बाद पोस्टिंग को लेकर, फ्री ट्रेन ट्रैवल फैसिलिटी को लेकर कैंडिडेट के एडवाइस दिए जा रहे हैं। फिर इसके बाद वैकेंसीज के, और यहाँ पर A1 मेडिकल स्टैंडर्ड का क्राइटेरिया क्या है, 6/6 आपका होना चाहिए विदाउट ग्लासेस। फॉगिंग टेस्ट यहाँ पर ली जाएगी, नियर विजन एसेंस 0.6 विदाउट ग्लासेस होने चाहिए। यहाँ पर कलर विजन में आपको पास होना होगा, बाइनोकुलर विजन में पास होना होगा, फील्ड ऑफ विजन में पास होना होगा, नाइट विजन में आपको पास होना होगा। तो ये सारे टेस्ट आपसे लिए जाएंगे RRB LP के लेकर। देन बात करें यहाँ पर एज के रिलैक्सेशन को लेकर है जो 18 से 30 वर्ष, नॉर्मली एज ALP में रहते हैं 18 से 28 वर्ष है। अब इसका एज जो कर दिया गया 18 से 30 वर्ष है। आप समझ लो ऐसे ही कि आपको 2 साल रिलैक्सेशन इसी में ऐड ऑन करके दिया गया है। पर यहाँ पर एज रिलैक्सेशन को लेकर जो जनरल तौर पर हमेशा दिए जाते हैं वैसा कुछ मेंशन नहीं किया गया। नॉर्मली यहाँ पर ALP के 18 से 28 वर्ष रहते थे, पर इस बार आपको दोनों कंक्लूड होकर आपको 18 से 30 वर्ष एज दिए गए। रिलैक्सेशन आपको कैटेगरी वाइज ये रिलैक्सेशन आपको यहाँ पर दिए गए। फिर अपर लिमिट डेट ऑफ बर्थ को लेकर यहाँ पर आपको क्राइटेरिया बता दिया गया, जनरल और EWS के लिए, OBC के लिए, SC ST के लिए, और यहाँ पर ये आप देख लेना। इसके बाद एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो हम लोगों ने आगे बात कर लिया। एग्जामिनेशन फी की बात करें 500 रुपया। यदि आप फर्स्ट स्टेज में, हाँ सेम क्राइटेरिया जो पहले रेलवे के क्राइटेरिया में आते थे, तो आप यदि फर्स्ट स्टेज एग्जाम देने जाते हैं, फॉर्म अप्लाई आपने कर रखा, फर्स्ट स्टेज का एग्जाम भी देने जा रहे हैं, तो वैसे कंडीशन में आपको 400 यानी 390 रुपया आपके फोन पे रिफंड कर दी जाएंगे। तो ये फी रिफंड को लेकर है, 250 रुपया फी है, यहाँ पर 250 के 250 रुपया। यदि एग्जाम में आप अपेयर होते तो यहाँ पर रिफंड यहाँ पर कर दिए जाएंगे, यदि अपेयर नहीं होते तो यहाँ पर रिफंड आपके नहीं होते। तो ये पेमेंट क्राइटेरिया जो आप सभी लोग पहले की तरह। इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लासेस को लेकर भी यदि रिलैक्सेशन चाहते हैं तो इसमें भी क्राइटेरिया, एग्जामिनेशन रिफंड को बारे में यहाँ पर फिर से यहाँ पर बता दिए गए। फिर यहाँ पर हम लोग बात करें आपको सर्टिफिकेट को लेकर, किस कैटेगरी में आप आते हैं इसको लेकर आपको क्राइटेरिया सारे चीज मेंशन कर दिया गया। EWS के क्राइटेरिया यहाँ पर मेंशन किए गए। फिर इसके बाद बात करें हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन को लेकर, एक सर्विसमैन के जो क्राइटेरिया यहाँ पर बता दिए गए। देन बात करें नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो वैसे कैंडिडेट जो एक सर्विसमैन है उनके लिए। फर्स्ट स्टेज CBT होंगे, फिर सेकंड स्टेज CBT होंगे, फिर CBAT होगा, एप्टीट्यूड टेस्ट लिए जाएंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिन, देन जाकर आपको फाइनल मेरिट बनेगा। तो ये सारे स्टेज से आपको गुजरने होंगे, CBT 1, CBT 2, फिर CBAT होंगे। अब ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वही कैंडिडेट यहाँ पर अपीयर होने जा रहे हैं जो खुद से श्योर है कि मेडिकल स्टैंडर्ड क्वालिफाई कर रहे हैं। ठीक है, थोड़ी बहुत डाउट होगा तो वे पहले ही चेक कर लें, किसी भी तरह का डाउट नहीं, क्योंकि यहाँ तक पहुँचने के बाद फिर आप बाहर होते हैं बहुत ज़्यादा तकलीफ होते हैं। तो यहाँ पर पहले से ही आपके जो बेसिक आई का क्राइटेरिया है, ये क्राइटेरिया आप चेक करवा लो, देन जाकर आप इस फॉर्म का अप्लाई करना, जिससे
आपको किसी तरह का कन्फ्यूजन ना हो फाइनल तक पहुंचने के बाद। यदि बाहर हो जाते हैं सिर्फ मेडिकल एग्जामिन की वजह से तो बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। तो मैं सजेस्ट यही करूँगा, तो जो कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई करे श्योर हो जाए उसके बाद ही अप्लाई करें मेडिकल एग्जामिन। फिर इसके बाद फर्स्ट स्टेज एग्जाम के बारे में सिलेबस एंड पैटर्न बता दिए गए। एग्जाम के ड्यूरेशन 60 मिनट होंगे, 75 प्रश्न पूछे जाएंगे और सभी प्रश्न के 1 मार्क्स पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर सेल्फ मार्किंग नेगेटिव मार्किंग भी है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है प्रत्येक गलत पर। नॉर्मलाइजेशन ऑफ यहाँ पर भी नॉर्मलाइजेशन किए जाएंगे। मिनिमम पास परसेंटेज आपका ईडब्ल्यू जो पहले क्राइटेरिया है 40%, ओबीसी 30%, एससी 30%, एसटी 25%, ये क्राइटेरिया है। अब यहाँ पर सिलेबस के बारे में मैथ्स जो आप सभी लोग जानते हैं, जनरल का सारे टॉपिक आप सभी को पता है। देन बात करें इसके ऊपर हम लोग सेपरेट किसी और वीडियो में बात करेंगे आगे आने वाले वीडियोस में। जनरल साइंस के ऊपर यहाँ पर सेपरेट आपको बता दिए गए। जनरल अवेयरनेस का है, ये सारे सेपरेट टॉपिक्स है। करंट अफेयर, साइंस, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, स्पोर्ट्स, कल्चर, पर्सनालिटीज, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स एंड सब्जेक्ट से इंपॉर्टेंस प्रश्न यहाँ पर पूछे जाएंगे। सेकंड स्टेज के एग्जामिनेशन यहाँ पर सेम CBT2 एग्जाम होगा। CBT1 तो आपका क्वालिफाइंग नेचर का होगा, CBT2 के ऊपर आपका मेरिट बनेगा। तो यहाँ पर सेकंड स्टेज एग्जामिनेशन के ऊपर बताया गया। इसका पैटर्न सिलेबस CBT2 सेल जो भी रहेगा पार्ट ए और पार्ट बी में डिवाइडेड होंगे। पार्ट ए जो होगा टोटल आपको 90 मिनट समय दिए जाएंगे और 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। और पार्ट बी जो होंगे 60 मिनट समय दिए जाएंगे और 75 प्रश्न पूछे जाएंगे। अब यहाँ पर भी 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगा और नॉर्मलाइजेशन यहाँ पर भी किए जाएंगे। हाँ, यहाँ पर यदि जहां तक मुझे लग रहा है पिछली बार आरआरबी कोशिश यही किया था जिस जोन का हो उसी शिफ्ट में एक ही शिफ्ट में कंडक्ट करवाया जाए। और यहाँ पर CBT2 एग्जाम जहां तक मुझे लगता है तो यहाँ पर एक ही शिफ्ट में एक ही कंडक्ट करवाया जाएगा। जैसे एक ही कैंडिडेट, जैसे यहाँ पर पार्ट 1, पार्ट ए, पार्ट बी हो रहा है। पार्ट ए मॉर्निंग में हो गए, आफ्टरनून में पार्ट बी हो जाएंगे। तो एक ही जोन के एक ही शिफ्ट में और इस तरह से यदि कंडक्ट करवाए जाते हैं तब आप मान के चलो कि नॉर्मलाइजेशन यहां पर भी नहीं होंगे। फिर भी अभी तो क्लियर नहीं है एग्जाम के किस तरह से क्राइटेरिया रखे जाएंगे। एग्जाम का डेट भी अभी नहीं बताया गया, तो आगे चलकर इसका कंफर्मेशन होगा। फिर यहां पर ये पार्ट ए में मिनिमम आपको क्या क्वालिफाइंग मार्क्स है। जनरल और ईडब्ल्यूएस में आपके 40%, ओबीसी 30%, एससी 30% और एसटी 25% स्कोर करने होंगे। तो इसके लेकर यहां पर क्राइटेरिया बताया गया। फिर पार्ट बी का है। देन सिलेबस पार्ट ए जब आप CBT2 एग्जाम देंगे तो वहां पर सेम एज इट इज CBT1 में जो थे ये सारे टॉपिक है। हाँ, बस यहां पर बदल जाएंगे आपको बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग के टॉपिक। यहां पर आपको एक्स्ट्रा मेहनत करने होंगे। जनरल रीजनिंग से आपका सारे टॉपिक यहाँ पर CBT1 की ही तरह रहेंगे और यहाँ पर आपको ये साइंस का टॉपिक बढ़ जाते हैं जो हम लोग सेकंड टॉपिक वीडियो में बात करेंगे जहां पर सेपरेट बात करेंगे। पार्ट बी का सिलेबस यहाँ पर है। यहाँ पर फिर इसके बाद क्वालिफाइंग परसेंटेज आपको 35% होगा। सिलेबस वेरियस ट्रेड जो भी आपने ट्रेड दे रखा है उस ट्रेड के रिगार्डिंग पार्ट बी का पेपर होगा। और जहाँ तक मुझे लग रहा है पार्ट बी और पार्ट ए शायद दोनों साथ में एग्जाम लेंगे, एग्जाम दिए जाएंगे। और ये रहा पार्ट बी का क्वालिफिकेशन ऑफ कैंडिडेट। आप इसके जैसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की ये आप स्ट्रीम में आते हैं, इस ट्रेड में आते हैं, तो इस तरह के आपके इलेक्ट्रिशियन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, वायरमैन, ये सारे टॉपिक से आपका सब्जेक्ट से प्रश्न पूछ जाएंगे। फिर यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग यहाँ पर भी दिया गया, तो इसका भी आपका सिलेबस यहाँ बता दिया गया। इसके ऊपर भी ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग को लेकर भी सिलेबस यहाँ पर बता दिए। सेपरेट हम लोग बात करेंगे किसी और वीडियो में, किसी अगले नेक्स्ट वीडियो में ये बात करेंगे। कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट लिया जाएगा जो आप सभी लोग जानते हैं CBET होगा। और CBET के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होती है, तब जाकर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होती है। मेहनत एक बार आप देख लेते हो तो वहाँ पर तो आइडिया बन जाता है, प्रैक्टिस से आप वहाँ पर ज़्यादा बेहतर अपने आप को बना सकते हो। अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हाँ, यहाँ पर क्वालिफाइंग नेचर है, फिर भी हमें थोड़े बहुत आप लीड लेकर जाते हैं क्योंकि 30% वेटेज लगता है आपका मैरिट में। पार्ट ए ऑफ CBT2 के एग्जाम के जो पार्ट ए का पेपर होगा, CBT1 का पार्ट ए का 30% वेटेज होगा और CBET नहीं, यहाँ पर CBET का 30% वेटेज होगा और 70% वेटेज होगा CBT2 एग्जाम के पार्ट ए। और ये जो आप पार्ट 2 के एग्जाम आप दोगे यहाँ पर ये पूरी तरह से क्वालिफाइंग नेचर है। यहाँ पर आप सिर्फ 35% किसी भी सभी कैटेगरी में आप लेकर आ जाते हो, तो पार्ट बी में आप क्वालिफाई सिर्फ करना है, ठीक है। तो पार्ट बी आपको क्वालिफाइंग नेचर का है और जो मेरिट आपको बनाया जाएगा पार्ट ए और प्लस पार्ट बी से। पार्ट ए का वेटेज यहाँ पर 70% रहेंगे और 30% यहाँ पर रहेंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। उसके बाद फिर इसके बाद का
कैसे अप्लाई करना है इसकी जानकारी दे दी गई है। फिर यहाँ पर मॉडिफिकेशन ऑफ एप्लीकेशन के बारे में बेसिक जानकारी दे दी गई। इनवैलिड एप्लीकेशन रिजेक्शन को लेकर यहाँ पर कुछ बेसिक क्राइटेरिया बता दिए गए। ई कॉल लेटर के बारे में, वेरिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के बारे में, फिर यहाँ पर बेसिक सारी मिसलेनियस टॉपिक के ऊपर आपको बता दिए गए हैं। तो ये रहा आपका आरआरबी एलपी 2024 के वैकेंसीज कम है, नो डाउट वैकेंसीज कम है। अब जो कोचिंग संस्थाएं हैं, अब जैसे आप सभी लोग देख रहे हो, सभी जोन में जीडीसी के द्वारा लगातार एएलपी में भरी जा रही थी। कोई भी ऐसा जोन नहीं है जहां पर भरे नहीं गए। और यहां पर आप सभी लोग जानते हैं एएलपी की वैकेंसी ज्यादा इस बार नहीं थे। जो डेटा निकल कर आ रहा था 2023 जून तक, उस समय करीब करीब 10,000 करीब निकल कर आ रहे थे कि एएलपी की वैकेंसीज 10,000 के करीब रहेंगे। पर यहाँ पर सिर्फ वैकेंसीज कितने रह रहे हैं, यहाँ पर 696 वैकेंसी रह रहे हैं, करीब करीब 5,500 से थोड़ा सा ज्यादा वैकेंसी रह रहा है। तो यहाँ पर आप खुद देख रहे हो वैकेंसीज पहले से ही कम थे, एएलपी के वैकेंट पोस्ट कम थे। अब यहाँ पर हाँ, आप जैसे बहुत सारे लोग, जैसे 2018 वाला एएलपी की बात करें तो वहाँ पर इलेक्शन थे 2019 में, वहाँ पर एक वैकेंसी बढ़ाकर दे दी गई एक साथ, और जिससे आगे आने वाले समय में उनको कहीं ना कहीं जवाब समय मिल गया आयोग के पास। हाँ, वहाँ पर एक ये भी था कि एक साल में पूरी प्रक्रिया पूरी भी कर ली गई थी। 2018 एएलपी का एक साल, ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 साल गए होंगे, और 1.5 साल के अंदर पूरा प्रक्रिया पूरा हो गए थे एएलपी का। अब यहाँ पर इसमें कोई डिले नहीं होता, तो जहाँ तक मुझे लग रहा है ये भी 2025 सेकेंड हाफ आप आते आते ये भी फाइनल तौर पर, अब उससे पहले ही, क्योंकि वैकेंसी बहुत बड़ी नहीं है, 5,696 कैंडिडेट के ही है, सिर्फ यहाँ पर है पोस्ट वैकेंसीज इतना ही है। तो यहाँ पर कैंडिडेट के नंबर उतना नहीं रहेंगे जितना नंबर और एग्जाम, जहाँ पर फॉर्म 25,000 26,000 आते हैं, वहाँ करोड़ों में लोग फॉर्म अप्लाई करें। हाँ, यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे, 30 लाख 40 लाख फॉर्म तो अप्लाई होगा ही होगा। फिर भी उस लेवल पर यहाँ पर CBT 1 में ही थोड़ा झंझट होंगे, CBT 2 में उतना झंझट नहीं रहेगा। CBT 2 में बहुत कम समय में इस प्रोसेस को पूरा कर लिया जाएगा। तो यहाँ पर जहाँ तक उम्मीद है, जितने भी कैंडिडेट ज़्यादा से ज़्यादा अपने एग्जाम के ऊपर फोकस करें। वैकेंसीज कम है, नोट सब लोग जान रहे हैं वैकेंसीज कम है, आप कुछ भी कर लो वैकेंसीज के लिए, प्रोटेस्ट कर लो या कुछ भी कर लो, यदि एएलपी की वैकेंट पोस्ट आरआरबी के पास रहेंगे तो ही यहाँ पर वैकेंसीज बड़े नंबर पर आएंगे। और यहाँ पर टीचर जो कोचिंग संस्था है जो बैचेज बेचते हैं, वहाँ पर बैचेज नहीं बेचनी है। रेलवे को अपनी जितनी भी ज़रूरत है उसी के हिसाब से रिक्रूटमेंट निकाली जाती है। अब यहाँ पर हाँ, बाकी जगहों पर देखेंगे तो ग्रुप डी में लगभग 40-45 हज़ार वैकेंसी रहेंगे। एनटीपीसी भी लगभग 16,000 के जो आंकड़े निकल कर आ रहे हैं, 2023 मार्च या अप्रैल का अपडेट था, 16,000 करीब निकल कर आया, 16,000 एनटीपीसी में वैकेंसी रहेगा। आरपीएफ में लगभग, हाँ, आरपीएफ में बहुत ज़्यादा कम वैकेंसीज है, तो आरपीएफ का भी वैकेंसीज है। तो बहुत सारे हैं हमारे पास ऑप्शन। तो ये है आरआरबी एएलपी 2024 का। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जल्द आते हैं किस जोन को आपको सेलेक्ट करना चाहिए, इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे, जोन कैसे हमें सेलेक्ट करनी चाहिए। आज की इस वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।